नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस पेजर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कैसे 60 मिनट के अंदर 5000 पेजर में ब्लास्ट हो गया, चिप कहां से आया, ऑपरेशन कैसे किया गया, एक एक डिटेल सत्ता में आपको मिलने वाली है। फिर एक कुंजी वन नेशन वन इलेक्शन पर खोलेंगे, जिसे मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। लेकिन एक देश एक चुनाव से विपक्ष ने को क्यों तनाव है? अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो कितना पैसा बचेगा, आपको कितना फायदा होगा? ऐसे बहुत सारे दिलचस्प जवाब हम आपको एकदम Q&A फॉर्मेट में दिखाने वाले हैं। इसके बाद सत्ता में एक बहुत चौंकाने वाली खबर है। आरोप है कि ऑफिस के वर्कलोड ने एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐना को मार डाला है। इसे लेकर ऐना की मां ने कंपनी के हेड को लेटर लिखा है। आज हमने भी नौकरी वाले तनाव पर न्यूज मित्रों के लिए एक अलार्म वाली कुंजी बनाई है। आज यह भी देखेंगे सांसद राहुल गांधी के अपमान पर कांग्रेस कैसे गुस्से से लाल है। दिल्ली में आज इस पर जबरदस्त आग दिखी, वो भी बारिश हो रही थी उसके बावजूद। बिट्टू समेत 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आज बीजेपी ने कैसे उल्टा कांग्रेस पर कटाक्ष किया, इस पर सियासी चिंगारियों वाली वीडियो गाइड है। एक्सक्यूज मी। फिर जम्मू कश्मीर में वोटर्स की सत्ता की बात करेंगे, जहां पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। शाम 5 बजे तक 77% से ज्यादा मतदान हुआ है। किश्तवाड़ में यह वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, इसे भी समझेंगे। वैसे एक बड़ी चुनावी खबर हरियाणा से भी आई है। यहां कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें उसने जनता से 7 वादे किए हैं, जिनके अनुसार महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपए होगी और 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। और दिल्ली में आतिशी पारी की शुरुआत 21 सितंबर से होगी, यानी आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उपराज्यपाल ने इसका प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया है। साथ ही खबर है कि अरविंद केजरीवाल जल्द सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे और 15 दिन में सरकारी आवास भी खाली कर देंगे। सत्ता की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोसाद के ऑपरेशन पेजर की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो देखिए, सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पेजर बम की, जिसके धमाकों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर के जरिए कल लेबनान में 60 मिनट के अंदर 5000 धमाके किए गए। ये माइक्रो और मैक्रो लेवल पर धमाके थे, लेकिन इन धमाकों ने पूरे लेबनान को हिला के रख दिया है। नसरल्ला दुम दबा के भाग गया है, ऐसा कहा जा रहा है, अपनी कहीं बंकर में छुपा बैठा है। आज सत्ता में इस पेजर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी आपके सामने डिकोड करेंगे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, जो एक तरह से स्पेशलाइज्ड ग्राउंड ऑपरेशन होता है। आपने एयर स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, जो किसी खास लक्ष्य पर हमला करने का आसान तरीका होता है, आसमानी तरीका होता है। लेकिन कल जो लेबनान में हुआ वो सबसे अनोखा था, उसे पेजर स्ट्राइक कहा जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर को ही हैक करके उसे विस्फोटक बना दिया गया और सिलसिलेवार ढंग से धमाके किए गए। इसकी वजह से लेबनान से सीरिया तक हड़कंप मच गया। यह टारगेटेड स्ट्राइक थी, जिसके निशाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। सोचिए जरा, यह वो मोसाद है, यह वो इजराइल है जिसने स्टिकर बम का इस्तेमाल किया था। याद है आपको, स्टिकर बम गाड़ियों पे लगा के और ब्लास्ट होता था। उस मोसाद ने अब कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया सोच रही है कि उनके फोन, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स या हर वो चीज जो बैटरी से चलती है, क्या वो सेफ है? लेकिन इसके पीछे मोसाद है या नहीं है,
अभी तक मोसाद इस पर खामोश है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल है, मोसाद ने पेजर स्ट्राइक क्यों और कैसे की? कैसे हिजबुल्लाह अपने ही गढ़ में बड़ी आसानी से टारगेट पर आ गया? और इसे पेजर स्ट्राइक को दो थ्योरी से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले यह थ्योरी आई कि पेजर को हैक करने के बाद धमाके हुए, यह दावा किया गया। लेबनान में पेजर को इलेक्ट्रॉनिकली हैक करने के बाद धमाके किए गए होंगे। इसमें यह कहा गया है कि लिथियम बैटरीज को ओवरहीट करके विस्फोट किए गए होंगे। और इसके पीछे जो एविडेंस है वो यह है कि पेजर में धमाके होने से पहले 3 बीप सुनाई दिए और फिर वो ओवरहीट होने लगा, इसलिए लोगों ने हाथ से पेजर निकालने शुरू किया और फिर धमाके शुरू हो गए। लेकिन अब जो दूसरी थ्योरी है वो देखिए, वो सप्लाई चेन की हैकिंग की है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पेजर की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई को अपने नियंत्रण में लेकर पेजर में विस्फोटक लगाए गए होंगे। इस दावे में ज्यादा दम लग रहा है, क्योंकि किंतु परंतु जिस तरीके से पेजर की सप्लाई चेन को हैक किया गया, उसी तरह से इस्माइल हानिया के घर को हैक किया गया गार्ड्स की मदद से, और उस घर में बम प्लांट कर दिया गया था, ऐसा भी कहा जाता है ईरान में जब इस्माइल हानिया को मारा गया। नई जानकारी के अनुसार लेबनान में 5000 पेजर्स को मॉडिफाई किया गया था। पेजर्स में 3 से 15 ग्राम तक विस्फोटक भरा गया था। सभी पेजरों में खास तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गई थी। ये सारे पेजर एक सीक्रेट सर्किट से जुड़े हुए थे। एक ही तरह का कोडेड मैसेज भेजा गया था। कोडेड मैसेज को पढ़ते ही धमाका हो गया। पेजर स्ट्राइक से हुए इन धमाकों के बाद एक शब्द जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या डिजिटल वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए युद्ध होता है। लेबनान में कल रेडियो वेव से चलने वाले पेजर से विस्फोट हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल कर अटैक किया गया। इजराइल पर शक है कि उसने पेजर्स पर कोडेड मैसेज भेजकर ब्लास्ट कराए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुश्मन देशों के ड्रोन, जैमर, फाइटर जेट को चकमा दिया जाता है। लेबनान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको यह भी बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। सवाल है, क्या यह अब युद्ध का नया कल्चर बनने वाला है या नया हथियार बनने वाला है? सोचिए जरा, अगर ऐसा है तो फिर डीप स्टेट्स कुछ भी कर सकते हैं। सवाल है कि जब पूरी दुनिया मोबाइल युग में है तो पेजर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? भारत में पेजर का इस्तेमाल 90 के दशक में किया जाता था, आपको याद होगा। मौजूदा दौर में कोई भी विकसित देश पेजर का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे पेजर के जरिए टारगेट पर आ गए। दरअसल कुछ समय पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों से कहा गया था कि वो सेलफोन का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि पेजर ज्यादा सुरक्षित है। पेजर में मैसेज को डिकोड करना मुश्किल होता है। पेजर को सर्विलांस सिस्टम पर लाना भी संभव नहीं है। पेजर में 85 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। इसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। इन्हीं खास वजहों को आधार बनाकर हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर अपनाने को कहा था, और यही आदेश हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए काल बन गया है। आप देखिए कि पेजर स्ट्राइक ने कैसे न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि पूरी दुनिया को चकित और भयभीत कर दिया है। आरोप है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर्स में छेड़छाड़ करके उनमें विस्फोटक फिट कर दिया था। कहा जा रहा है कि इन पेजर्स को ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने मंजूरी दी थी। हालांकि ताइवान की कंपनी ने इन आरोपों को गलत बताया। गोल्ड अपोलो के चेयरमैन सू चिंगक्वांग ने आज कहा कि उनकी एक साझेदार कंपनी ने पेजर को तैयार किया था। दरअसल गोल्ड अपोलो और हंगरी की कंपनी बीएसई कंसल्टिंग केएफटी के बीच लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मौजूद यह कंपनी गोल्ड अपोलो के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करती है। उसी ने इसे तैयार किया था। दावा है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को लगभग 3000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनसे छेड़छाड़ कर दी गई। इन पेजर को इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। इससे लगता है कि इस हमले को कई महीने पहले प्लान किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर में विस्फोटक लगा हुआ था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आता है
इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया था। यहां आपको थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी दे देते हैं। बहुत से लोग पेजर के बारे में नहीं जानते हैं। 1990 के दशक में भारत में पेजर आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। यह वो दौर था जब मोबाइल फोन की एंट्री नहीं हुई थी। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और रिसीव करने के लिए होता था। पहली बार पेजर का निर्माण वर्ष 1949 में अल्फ्रेड जे ग्रॉस ने किया था। क्या 140 करोड़ आबादी वाले दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संभव है? अब खबर मुड़ रही है, ध्यान से देखिएगा। भारत की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हमने अभी आपसे कहा वो क्यों कहा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं तो रुक रुक कर काफी होती रही, लेकिन अब यह बात चर्चा से आगे बढ़ चुकी है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र यानी अगला संसद सत्र जो नवंबर या दिसंबर में होगा, उसमें एक देश एक चुनाव का बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। एक देश एक चुनाव कैसे होगा, कब होगा, कौन इसके समर्थन में है और कौन विरोध में है, एक साथ चुनाव से क्या बदल जाएगा और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी सवालों पर हमने अपने जो दर्शक हैं उनके लिए सत्ता की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की, जो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए न्यूज मित्रों से अपील है कि वो धैर्य से इस पूरी खबर को देखें। इससे आप एकदम अपडेट हो जाएंगे और इस पर अपने स्तर पर विमर्श कर सकेंगे। ध्यान से देखिएगा और इसको हमने सरल बनाया है एक क्यूए फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, पहला सवाल, एक देश एक चुनाव क्या है? सोचिए। जवाब यह है कि केंद्र सरकार पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना चाहती है, जिससे एक देश एक चुनाव का नाम दिया गया। इसमें निकाय और पंचायत चुनाव भी शामिल है। दूसरा सवाल, एक देश एक चुनाव कितने चरण में लागू होगा? जवाब है यह चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा। दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर पंचायत निकाय के चुनाव होंगे। तीसरा सवाल, एक देश एक चुनाव कैसे लागू होगा? 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 14 सितंबर को इस कमेटी ने इस विषय पर 18,626 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के आधार ही एक देश एक चुनाव लागू होगा। 14 सवाल है, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें हैं? 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भी करा लिए जाएं। पूरे देश के लिए एकल मतदाता सूची और वोटर आई कार्ड तैयार करने की सिफारिश की गई है। 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले सरकार गिरने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए ही चुनाव हो। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाएं। अब सबसे बड़े सवाल पर बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य में अगले वर्ष ही चुनाव है, तो क्या फिर से 2029 में वहां लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होगा? यानी क्या उसका विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का ही होगा? लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है। मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव 2029 से लागू होने वाला है। उस हिसाब से अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2030 में होने हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल कम किया जा सकता है, ताकि 2029 में लोकसभा के साथ चुनाव हो सके। इसी तरह अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 2028 में पूरा हो रहा है, तो एक देश एक चुनाव के लिए उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2027 में कहीं चुनाव कराना है तो क्या होगा? जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है, तो उस हाल में 2 विकल्प हैं। या तो पहले 2 साल के लिए चुनाव कराए जाएं, या फिर विधानसभा की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए, जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिर 2029 में लोकसभा के साथ वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। वैसे 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो 22 राज्यों में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। 5 राज्यों में देर से चुनाव होंगे और 5 राज्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना होगा। ये सब संभावनाओं के आधार पर हमने आपको बताया है। अभी इसे लेकर काफी कुछ तय होना बाकी है। जब सरकार बिल लेकर आएगी तब कई सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 2 दिन पहले हमने सत्ता में आपको बताया था कि एक देश एक चुनाव पर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इसी कार्यकाल में वो एक देश
एक चुनाव को लागू करेंगे। वैसे कोविंद कमेटी जिस रिपोर्ट पर सरकार आगे बढ़ रही है उसके 8 सदस्यों ने 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई जो कि राष्ट्रपति को सौंपी है। इसके लिए 7 देशों के चुनाव पर रिसर्च किया गया। 47 राजनीतिक दलों से बात की गई, उनकी राय ली गई। इनमें 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में और 15 राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में बात रखी। वैसे ज्यादातर पार्टियों ने अपने गठबंधन के हिसाब से ही फैसला एक देश एक चुनाव पर अपना मत दिया। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एजीपी समेत एनडीए की करीब करीब सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो ये है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए शरद पवार के गुट वाली एनसीपी ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। बीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी इसके समर्थन में। हालांकि इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, आप, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, सीपीआई समेत इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल इसके विरोध में। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। देश के विकास के लिए जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है 1967 के पहले। तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। जो संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की कम से कम जरूरत पड़ेगी वो कहां से लाएगी मोदी सरकार। मुद्दे बदलने के लिए ये चर्चा के लिए लाया गया विषय है। ये एक और जुमला है जैसे भारतीय जनता पार्टी आज तक जुमला देते आ रही है। ये जब एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरे देश में एक चुनाव करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। हाल ही में इलेक्शन हो चुका है, फिर क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसके बारे में लोग आगे जाएंगे, अभी तो कुछ खुलासा नहीं किया, तो देखते हैं क्या होगा। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वैसे तो भारत में आजादी के बाद 20 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। हालांकि जुलाई 1959 में इसमें सिर्फ एक राज्य में ब्रेक लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण वहां फरवरी 1960 में फिर से चुनाव हुए और नई सरकार बनी थी। लेकिन केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते रहे। फिर 1967 और 1969 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग कर दी गईं और इस तरह से 7 चुनाव कराए जाने का यह सिलसिला टूट गया। वैसे भारत में चुनाव एक खर्चीला कार्यक्रम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951 और 52 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च में चुनाव आयोग और उम्मीदवारों का खर्चा शामिल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी जो 2024 में चुनाव हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनका खर्चा अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी ज्यादा था, ऐसा कहा जा रहा है।
इस खर्च पर लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। यह खर्च ईवीएम की खरीद पर होगा। 2024 में एक साथ चुनाव कराने पर 17,051 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अतिरिक्त खर्च जो है वो भी कम होता जाएगा और लंबे समय में इसका फायदा होगा। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग करता है, 40% अकेले उम्मीदवार करता है, 35% राजनीतिक दल करते हैं, 10% अन्य खर्च होते हैं। एक साथ चुनाव कराने की मांग कराने वालों का तर्क है कि इस खर्च को कम किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव के समर्थन और विरोध दोनों में तर्क है। समर्थन करने वाले इसका फायदा गिनाते हैं। उनके मुताबिक इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण विकास के काम प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और काम नहीं रुकेगा। यह भी दावा किया जाता है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वैसे एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि एक साथ चुनाव कराना सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर पाती। बार बार चुनाव से नेताओं को जनता के बीच जाना होता है और जवाब देना होता है। एक साथ चुनाव कराने में एक दिक्कत यह भी है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे टाइमिंग को मैच किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। वैसे दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभा और नगरपालिका के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव और लेजिस्लेटिव चुनाव एक साथ होता है। इसके अलावा जर्मनी और फिलीपींस, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर भी एक साथ 2 चुनाव होते हैं। लोकल बॉडी का भी होता है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी होता है, और उसका एक बहुत बड़ा, वहां पे ईवीएम नहीं होता है, एक बहुत बड़ा कहा जाए पैम्फलेट होता है जिसको भरना पड़ता है, टिक करना पड़ता है, उसको कंप्यूटर रीड करता है। एक देश एक चुनाव से विपक्ष को कैसे तनाव है यह तो आपने देख लिया, लेकिन सत्ता में अब एक ऐसे तनाव की बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों को अक्सर रहता होगा। लेकिन क्या यह तनाव किसी की जान ले सकता है? क्या ऑफिस का वर्कलोड किसी की जिंदगी छीन सकता है? ये सवाल उठे हैं 26 वर्ष की एक लड़की की मां के आरोपों से, जिनके अनुसार दफ्तर के काम के बोझ ने उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटी को मार डाला। इसीलिए आज हमने सत्ता में वर्कलोड वाले स्ट्रेस पर न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की कैसी कुंजी बनाई है जो आपकी चिंता को शायद थोड़ा और बढ़ा दे। आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी दफ्तर में काम करते होंगे और आपने कभी ना कभी अपने बॉस से इस तरह की कुछ लाइन जरूर सुनी होगी, जैसे थोड़ा जल्दी ऑफिस आया करो, या थोड़ा और काम है, आज 2 घंटे रुक कर चले जाना। या फिर आपके बॉस ने यह भी कहा होगा कि रविवार को भी आना होगा, काम ज्यादा है। और छुट्टी मांगने पर शायद यह भी जवाब दिया हो, घर से काम कर लो, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो हाइब्रिड कल्चर आया उसने दबाव और बढ़ा दिया। वैसे बॉस के तनाव बढ़ाने वाले इस डायलॉग्स की लिस्ट लंबी है, जैसे बॉस ने आपसे कभी यह कहा हो, काम खत्म करके ही घर जाना, किसी भी हाल में टारगेट को पूरा करो, या टीम में आदमी कम है, इतना ही नहीं, आदमियों के साथ काम करो। या फिर कभी यह डर दिखाया हो, काम करो वरना दफ्तर में छटनी वाली लिस्ट बन रही है, तैयार है। ये सारी वो बातें हैं जो कर्मचारियों का जो तनाव है वो बढ़ा देती हैं। लेकिन क्या ये तनाव इस हद तक बढ़ सकता है कि किसी की मौत की वजह बन जाए? केरल की एना सेबेस्टियन पिरियल की मौत को लेकर कुछ इसी तरह के सवाल हैं, जो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। 26 साल की एना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेकिन उनकी मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि काम के बोझ की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई।
ऐना की मां ने पुणे में मौजूद इस प्राइवेट कंपनी के हेड को बाकायदा एक लेटर भी लिखा है और कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर कई प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने अपने लेटर में यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में दफ्तर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। ऐना की मां ने कंपनी के हेड को जो लेटर लिखा है वो हमारे पास मौजूद है। हमने इसे ध्यान से पढ़ा है और इससे कुछ जानकारियां निकाली। लेटर के अनुसार ऐना सेबेस्टियन ने मार्च 2024 में पुणे की कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन 4 महीने बाद ही 20 जुलाई 2024 को उसकी मौत हो गई। अब मां का आरोप है कि 4 महीने में ही उनकी बेटी तनाव में आ गई। उसे शारीरिक और मानसिक थकान रहने लगी। 4 महीने में उनकी बेटी को बेचैनी महसूस होने लगी, नींद नहीं आने की शिकायत रहने लगी और काम के तनाव में ऐना बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। ऐना की मां के अनुसार उनकी बेटी ने 6 महीने पहले छाती में दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टर को भी दिखाया और तब डॉक्टर ने बताया था कि ज्यादा काम करने, कम सोने और कम खाने की वजह से ऐना को इस तरह की दिक्कत हो रही है। ऐना सेबेस्टियन की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने नवंबर 2023 में सीए की परीक्षा पास की और मार्च 2024 में कंपनी में काम शुरू किया। नामी कंपनी में काम मिलने से ऐना खुश थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पहली नौकरी होने के कारण ऐना बगैर थके कंपनी की उम्मीदों को पूरा करने में लगी रहती थी, लेकिन लगातार काम से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हुआ। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही उसे एंजाइटी और तनाव महसूस होने लगा। ऐना की मां ने लिखा, रविवार को भी कर्मचारियों को काम में झोंके रखना कोई उचित नहीं ठहरा सकता। ज्यादा काम कराने और ज्यादा काम करने को महिमा मंडित किया गया, इसी वजह से बेटी की जान चली गई। हालांकि ये सारी बातें अभी आरोप है। कंपनी की ओर से इस पर अभी जवाब नहीं आया, लेकिन नौकरी वाले तनाव पर न्यूज मित्रों को अलर्ट करना जरूरी है। पहले हम आपको इस चिंताजनक खबर पर एक रील दिखाते हैं, फिर कुछ ऐसे आंकड़े जो अलार्म है। जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हमारे पास बहुत सारी डेडलाइंस हमारे को हैं, हमें प्रेशर है कि कहीं हमारे साथ कुछ हमारे करियर के साथ ख़राब हो जाएगा, हम हमेशा एक स्ट्रेस में बने रह रहे हैं अगर, तो इसका हमारे शरीर पे, हमारे और मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर हमें लगता है। मानसिक स्वास्थ्य जैसे एंजाइटी रहना, और साथ में कई बार अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेसिव स्थिति भी आ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका गंभीर वो रहता है। हाई ब्लड प्रेशर रहना, शुगर लेवल ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इसका सबसे ज़्यादा इनके एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अब हम वर्कलोड वाले स्ट्रेस पर सत्ता की कुंजी खोलते हैं और उन लोगों को आगाह करते हैं जो एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। क्या आपका नाम भी सूची में है? अगर है तो ध्यान से देखिएगा। कुछ वर्ष पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की टॉक्सिक वर्क कल्चर पर एक स्टडी की ओर से यह बताया गया कि जो लोग एक हफ्ते में 55 घंटे काम करते हैं उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 35% ज्यादा और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 17% ज्यादा होता है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, बेचारे काम के बोझ के मारे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बोझ हर वर्ष दुनिया में लाखों लोगों की जान ले रहा है। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी में बताया कि वर्ष 2016 में काम के बोझ की वजह से करीब 7.5 लाख लोगों की मौत पूरी दुनिया में हुई है। इनमें 3,98,000 वो लोग थे जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मारे गए और करीब 3.5 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हुई थीं। और सभी वो लोग थे जो एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे। इसी तरह अमेरिका की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गैलप ने नौकरी को लेकर एक सर्वे किया था, जिसमें यह बताया गया था कि 60% लोग अपनी नौकरी के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े। 19% लोग ऐसे हैं जो अपने काम और नौकरी से उदास रहते हैं। 44% लोग काम के दौरान बहुत तनाव महसूस करते हैं। 40% लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी के वक्त हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऑफिस और काम का ये तनाव आप पर इतना ज्यादा ना हो जाए जिससे बात जिंदगी पर आ जाए, क्योंकि पैसा और नौकरी जरूरी है, लेकिन आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्ता में अब बात करते हैं राजनीतिक कलेश की, जिसमें मोहब्बत की दुकान और नफरत वाले बयान की बहुत चर्चा है। चर्चा इतनी ज्यादा है कि दिल्ली में भारी बारिश के बीच विरोध की आग देखने को मिली।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोधियों का पुतला दहन किया, जिससे निकली सियासी लपटें बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैली। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में और नफरती बयानों के विरोध में नारे भी लगाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के मंत्री, विधायक और नेता राहुल गांधी पर काफी आक्रामक हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर राजनीतिक चिंगारियां भड़क रही हैं। राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, तो तेरे गांधी का हाल होगा। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधीची जो जीप छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईन। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है। आप सीधे आतंक मचा रहे हैं, सीधे धमकी दे रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारी राहुल गांधी को कहने की। वहां विरोध का हूटर और यहां पर इजाजत लेने का हूटर। हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।